नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो $100 का क्रूड कितना दूर, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि रविवार को ओपेक प्लस ने जो अचानक फैसला लिया उत्पादन घटाने का, इसने पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट को चौंका दिया। जी हाँ, करीब जब ये डिसीजन ओपेक प्लस की तरफ से आया और जब ये खबर आई तो चूंकि उस वक्त मार्केट बंद था, लेकिन जब सोमवार सुबह मार्केट खुला और उसके बाद जब इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ तो एक झटके में कच्चे तेल के दाम 8% तक बढ़ गए। बड़ी तेजी क्रूड की कीमतों में आ गई और क्रूड का भाव $86, ब्रेंट क्रूड का भाव $86 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। ओपेक सऊदी अरब और जो बाकी मेंबर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया, अगर कुल उत्पादन के आंकड़ों को देखें, कटौती के आंकड़ों को, तो 11,60,000 बैरल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया गया और उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस पर देखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जो तेजी हमने कीमतों में देखी है कच्चे तेल की कीमतों में इस ऐलान के बाद, क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? क्या अब कच्चा तेल, जो कि बहुत सारी एजेंसियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि $100 तक भी जा सकता है, क्या ये बात ठीक है कि $100 की तरफ कच्चा तेल एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा है। हमारे साथ हैं RS शर्मा साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं ONGC के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के CEO। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं और साथ ही धर्मेश भाटिया होंगे एमिरेट्स NBD के, अजय केडिया कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा चूंकि पहले इस खबर को जानिए कि ये खबर है क्या और ये शो हम आज कर क्यों रहे हैं। ये शो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक झटके में 8% के आसपास कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, जो कि 8% के आसपास कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, जो कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि दुनिया में इस वक्त महंगाई के खिलाफ लड़ाई चल रही है। येन केन प्रकारेण दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो इस वक्त चाह रहे हैं कि महंगाई काबू में आए। और आप देखिए कि महंगाई को काबू में लाने की जिद में, या यूं कहें कि उस कोशिश में, इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है। बैंक कोलैप्स हो गए, सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में, मंदी की बात होने लगी है। और इतने बड़े प्रयास को क्रूड की कीमतों ने एक बार फिर से झटका देने की कोशिश की है। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो बड़ा सवाल यह होगा कि महंगाई को लेकर क्या होगा आगे, क्या महंगाई और बढ़ जाएगी। और दूसरा बड़ा सवाल यह कि इतना बड़ा कट जो ओपेक प्लस की तरफ से किया गया, जो कि अनप्लान्ड कट है, इसकी संभावना अभी दिख नहीं रही थी क्योंकि 20 लाख बैरल ऑलरेडी कटौती हो रही थी ओपेक प्लस की तरफ से, उसमें ये ऐड कर दिया गया 11,60,000 बैरल। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये फैसला इतना बड़ा फैसला है कि $100 तक क्रूड को ले जाएगा? तो मेरा सबसे पहला सवाल शर्मा जी आपसे होगा। सर, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जो कटौती हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो टोटल कटौती है वो अगर पिछली कटौती को ऐड कर दिया जाए, रूस की 5 लाख बैरल की कटौती को ऐड कर दिया जाए, तो टोटल जो कटौती है वो 36.5 लाख बैरल के आसपास की है, जो कि जो टोटल डिमांड है ग्लोबल डिमांड ऑयल की, उसका 3.7% है। तो सर, आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी कटौती है कि मार्केट में सप्लाई क्रंच के हालात बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है मृत्युंजय। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओपेक प्लस की वर्चुअल मीटिंग आज होनी है और कल संडे वाले दिन जो डिसीजन हुआ और सभी देशों ने अपना अपना कट भी अनाउंस कर दिया है। टोटल जो है अबाउट 1.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से जो है जो कट होगा। तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, बड़ी शॉकिंग न्यूज है। तो मार्केट के लिए जो है एकदम उससे जो उछाल आना जरूरी था। आज सवेरे से ये अंदेशा बना हुआ था और ऑलरेडी अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था गोल्डमैन सैक्स की, उनका भी ये है कि $90-95 तक तो अभी चला जाएगा। साल के अंत तक अगर यही हालात बने रहे तो $100 भी क्रॉस करेगा। तो ये बिल्कुल अभी जो सेंटीमेंट्स, मैं बात करता हूँ सेंटीमेंट्स की, इस वक्त सेंटीमेंट्स जो है बहुत नेगेटिव हो गए हैं कंज्यूमर के हिसाब से। प्रोड्यूसर्स ने क्यों ऐसा फैसला लिया, इसका कुछ अभी एनालिसिस समझ नहीं आ रहा है। संडे क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया, और हो सकता है कि आज के दिन के अंत तक कुछ और इसका समझ में आ पाए कि क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय किया। और एक और चिंता वाली बात जो है इसमें हम देख रहे हैं कि पहले
सऊदी और यूएस के बीच में काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात चलती थी। इसका मतलब ये भी है कि अंडरस्टैंडिंग टोटल ब्रेकडाउन हो गई है और अभी सऊदी हैज रादर अलाइंड विद रशिया। तो ये जो बड़ी जो आज के हालात हैं, जो यूक्रेन वॉर वाली जो सिचुएशन है, उसके लिए भी चिंता की बात है। और जब चिंता की बात होती है, इंस्टेबिलिटी की बात होती है, वैसे ही प्राइसेस फेयर अप होते हैं। और अभी जो दाम बढ़ने की बात की है, वैसे ही जो है अभी दुनिया की इकोनॉमी जो मंदी से बाहर आने की कोशिश कर रही है, तो ये उसमें काफी बड़ा सेटबैक है। और हमारे देश के लिए खास करके जब हम 85-86% तक इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, हमारी इकोनॉमी पे भी इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। अच्छा, तो आप भी इस बात को मानते हैं कि ये शॉकिंग डिसीजन है वर्ल्ड ऑयल मार्केट के लिए, और हम भी चूंकि एक नेट इंपोर्टर हैं ऑयल का, तो लिहाजा इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा कीमतों के लिहाज से भी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ बीरेन वकील जी कि आप मतलब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या ये फैसला इतना बड़ा फैसला है कि कच्चे तेल को मतलब ऊपर की तरफ लंबे समय तक रख पाएगा, तो आप क्या कहेंगे? काफी शॉकिंग तो है ही, क्योंकि लास्ट ईयर जब तेजी हुई थी तब अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में से काफी माल बेच दिया था। साइजेबल ऑयल रिडक्शन हुआ उनकी इन्वेंटरी का। अब आगे हरिकेन सीजन भी है और मार्केट का जो फॉरवर्ड का जिसको हम बैकवर्डेशन बोलते हैं, वो कंटिन्यू में से बैकवर्डेशन में आ गया, यानी सप्लाई साइड में काफी टाइटनेस है। आगे अप्रैल मई में नॉर्मली रिफाइनरी में शटडाउन होता है, अमेरिका में समर ड्राइविंग सीजन होती है। तो सेकंड हाफ में वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई साइड की चिंता है और इसमें ये काफी शॉकिंग कट है, बहुत बड़ा कट है। तो मैं समझता हूँ कि ये सस्टेनेबल तेजी रहेगी फॉर द सेकंड हाफ। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कटौती है, लिहाजा ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अब धर्मेश भाटिया हमारे साथ दुबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। धर्मेश जी, इस ऐलान के बाद चूंकि दुबई और आपका पूरा जो इलाका है वो ऑयल डोमिनेटिंग एरिया है, आप जरा बताइए कि वहां पर इस फैसले के बाद क्या रिएक्शन आ रहे हैं, वहां के ऑयल मार्केट में किस तरह की हलचल है इस वक्त? देखिए, ये न्यूज डेफिनेटली काफी शॉकिंग था और स्पेशली ऑन द वीकेंड इन्होंने डिसीजन लिया है एक ऑलमोस्ट बैरल कम करने का। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक जो तेजी है, जो यूफोरिया काफी हाई हो चुकी है। देखिए, जो जुगलबंदी ओपेक और नॉन ओपेक के बीच में ये जिंदगी भर रहेगी। जब तक तेल रहेगा, ये ओपेक नॉन ओपेक हमेशा जुगलबंदी में रहेगा। अभी करंट सिनेरियो है कि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जब कच्चा तेल $65 पे आ गया तो डेफिनेटली इनके पॉकेट में काफी बड़ा डेंट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उसे संभालने के लिए इन्होंने अपना प्रोडक्शन कट किया और प्राइस को फिर से $80 के इर्द गिर्द सस्टेन किया। जब प्राइस $80-90 पे रहता है तो ओपेक और नॉन ओपेक ये दोनों कंट्री काफी खुश रहती है। करंटली क्या होगा कि मार्केट इतनी तेजी में आ चुका है कि प्राइस अभी यूफोरिया सब 88-89 की बात कर रहे हैं मार्केट में, और एंटिसिपेशन ये रहेगा कि जून जुलाई जब हरिकेन सीजन होगा तब शायद 90 के स्तर भी ब्रेक करके बैठे मार्केट। तो ऐसे सिनारियो में जो अंडर डेवलपिंग और जो डेवलपिंग कंट्री है, जिन्हें कच्चे तेल की काफी मेजर योगदान होता है वहां पे उनका ट्रेड डेफिसिट के लिए, वो कंट्री में शायद उन्हें काफी फर्क पड़ सकता है और उनके इन्फ्लेशन काफी हाई हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट ने काफी अच्छी छलांग लगाई है। ये सस्टेनेबल थोड़े दिन के लिए रह सकता है, बट अगेन जब कच्चा तेल इतना ऊपर बढ़ता है और डॉलर अगर बढ़ना स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन और कम हो जाएगा, फिर वापस से ये प्रोडक्शन कट करने आ जाएंगे। तो कंजम्पशन और डिमांड सप्लाई के चक्कर में मार्केट में इतनी तेजी आई है। बट एक्सपेक्ट करिए कि अगर मार्केट में स्टैग्नेंसी रही तो फिर से प्राइस लुढ़क सकता है और फिर प्राइस $75 के इर्द गिर्द मार्केट में आने की गुंजाइश है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये जो आपने कहा कि $75 तक क्रूड फिर से आ सकता है, ये आप चलिए इस पर मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन अजय केडिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं थोड़ा लंबा व्यू लेना चाहता हूं आपसे, लॉन्ग टर्म का व्यू, क्योंकि एनर्जी मार्केट बड़ा वोलेटाइल हो गया है। तो जो एनर्जी मार्केट के ट्रेडर हैं, जो ट्रेड करते हैं एनर्जी मार्केट में, खास करके क्रूड में, उनके लिए आपकी सलाह मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या होगी? नमस्कार नितिन जी, डेफिनेटली आज का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट मुझे लगता है कि जो शॉकिंग तो है, बट इट वाज टोटली प्लान्ड, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस दिन से
नॉन ओपेक से जो प्रोडक्शन है, खास करके यूएस के, जो हम पहले देखते थे कि यूएस कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा सकता था, वो पिछले कुछ सालों में कम होता गया। जो हम डेफिसिट देख रहे थे 1.3 मिलियन बैरल का, वो अब हो जाएगा 2, जिसकी वजह से हमें लगता है कि प्राइसेस इजीली, अगर हम ब्रांड की बात करें तो $100 तक का लेवल हम देख रहे हैं कि Q3 में, Q2, बिकॉज अभी जो हमने नंबर्स देख रहे हैं, इकोनॉमी ग्रोथ या रिसेशन के फियर देख रहे हैं, तो वो स्लोली एंड स्टडीली प्राइसेस पे इम्पैक्ट डालेगा। और पहले भी ओपेक मेंबर्स ने ये कहा भी है कि जिस ढंग से रिसेशन का फियर है, कंजम्पशन में ड्रॉप है, तो प्रोडक्शन कट करना जरूरी है ताकि प्राइस है वो बैलेंस आउट रहे। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग खाली अगर ये साल तक की भी बात करें तो मुझे लगता है पहले प्राइसेस $100 तक ब्रेंट एक बार छूना चाहिए, बिकॉज इस वक्त हम पहले यूएस से हम लोग घबराते थे कि यूएस प्रोडक्शन बढ़ा देगा, बट जिस ढंग से यूएस में अभी जो फोकस हो रहा है वो ज्यादा करके शेयर होल्डर रिटर्न्स की बात की जा रही है, कैपिटल डिसिप्लिन की बात की जा रही है, तो वहां से कुछ आउटपुट बढ़ नहीं पा रहा है। वहीं पिछले हफ्ते जो सेक्रेटरी से एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि हम रिजर्व को अभी रिफिल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी थी कि यूएस के पास सफिशिएंट सप्लाई भी नहीं रहेगी और ये सही मौका था, उसको देखते हुए यूज किया। तो आई थिंक $100 हम देख पाएंगे आराम से ब्रेंट Q3 के अंदर। और जैसे इकोनॉमी रिवैम्प होगी तो डिमांड भी, जैसे हम चाइना से देख रहे हैं कि रिवैम्प होते हुए जा रही है, तो Q3 Q4 काफी टाइट रहने की उम्मीद है। ओके, ठीक है। अनुज जी, आप जरा ये बताएं कि ऐसे में अगर मैं आपसे MCX क्रूड के बारे में पूछूं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में MCX पर कच्चा तेल क्या 7,000 के पार जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए मृत्युंजय जी, अगर आप अब मार्च 2023 के एंड को देखेंगे तो वहां पर करीबन 7% क्रूड डाउन था, जो कि आज करीबन आज जो है प्लस में आ गया। तो कहीं ना कहीं संडे की स्टेटमेंट के बाद MCX में क्रूड अब एक पॉजिटिव नोट पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो क्रूड का प्राइस है वो यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको इसमें 7,000 के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 85 से लेकर $90 मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लेवल आपको यहाँ पर जल्दी ही देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का मोमेंटम है, क्योंकि लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो यूएस की इन्वेंट्री भी काफी ड्रॉडाउन होकर आई थी, और इसमें भी देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन कट हुआ इससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। तो आने वाला ये जो हफ्ता है, हालांकि इंडियन मार्केट में थोड़ा शॉर्ट वीक है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जल्दी ही आपको 7,000 के लेवल MCX में आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो आप करें कि 7,000 के लेवल MCX में दिखाई देंगे। फंडामेंटल की हमने बात कर ली, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, ये सेकंड राउंड में कि एक बात तो हो गई कि ये फैसला, आप सब लोगों ने ये कहा कि ये बिल्कुल चौंकाने वाला फैसला था, और ये कटौती ठीक ठाक कटौती है, मतलब ये कोई सांकेतिक कटौती नहीं है। अगर ग्लोबल ऑयल मार्केट में जो डिमांड है उसका अगर 3.7% प्रोडक्शन कट हो जाए तो जाहिर तौर पर एक बड़ी कटौती है। अब मैं आपसे आगे के लिए पूछता हूं कि एक तरफ चाइना से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये उत्पादन में कटौती हो गई, तो क्या ऐसे में अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि क्या $100 का लेवल आपको ब्रेंट का आगे दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? आज के जो हालात हैं बिल्कुल दिख रहा है, और डिपेंड करता है, जैसे इसमें कोई मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जो कि सेंटीमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। आज की तारीख में जो सेंटीमेंट है वो बिल्कुल जो है ये 90, 95, 100 तक का बिल्कुल दिखता है। अभी देखिए कि इसमें कोई कहीं से कंफर्ट लेवल कहीं से मिलता है, कैसे मिलेगा। एक कंफर्ट लेवल ये हो सकता है कि ये जो अभी जो दुनिया भर के देशों की जो इकोनॉमीज, ये जो बैंकिंग क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी जो स्लो डाउन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सेटबैक लगेगा। और कुछ ये जो कोविड के बारे में जैसे कुछ खबरें आ रही हैं, उससे भी अगर चाइना की इकोनॉमी, काफी टाइम से हम सुन रहे हैं चाइना की इकोनॉमी रिकवर कर रही है, बट अभी रिकवर नहीं हो पा रही है। तो वो भी डिपेंड करता है कि कैसे आगे सिचुएशन पैन आउट होती है। बट आज की तारीख में जो हालात है, इस वक्त जो सेंटीमेंट है, आज के सिचुएशन को एनालाइज करते हुए मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल $95-100 तक जाना जो है नियर फ्यूचर में ही जा सकता है। साल के अंत तक की बात छोड़ दी, उससे पहले ही जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी के जो मौजूदा हालात हैं ऑयल मार्केट को लेकर, उसको देखते हुए लगता है कि दाम चले जाएंगे 100 तक, लेकिन उसमें इफ एंड बट ये है कि चाइना से जो डिमांड की बात हो रही है उसकी तस्वीर कितनी साफ होती है। और ये बात बिल्कुल शर्मा जी ने ठीक कही कि बहुत लंबे समय से ये बात हो रही है कि चाइना ओपन अप हो रहा है, वहाँ से डिमांड बढ़ेगी, और चाइना चूंकि सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कच्चे तेल का, लिहाजा एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। लेकिन अब तक इसको लेकर बहुत हद तक तस्वीर साफ हुई नहीं है। तो चाइना पर
नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा कि वहाँ से किस तरह से डिमांड निकल कर आती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये तो डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन जिस आशंका से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की गई है कि दाम कहीं और गिर ना जाए, अगर वो आशंका यानी मंदी की आशंका सच साबित होती है, तब क्या ओपेक का ये प्लान फेल हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं कि ओपेक के उत्पादन घटाने के फैसले के बाद कच्चे तेल का मार्केट आगे जाएगा कहां तक, उसका इंपैक्ट कीमतों पर होगा क्या? एक सवाल शर्मा जी मेरा आपसे और होगा। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्पादन कटौती और डिमांड अगर बढ़ जाती है तो दाम कहां तक जाएंगे, लेकिन ये जो मंदी वाली आशंका है ये छठी नहीं है। बेशक अभी कुछ नेगेटिव खबर नहीं आई है कुछ दिनों से और, लेकिन मंदी वाली आशंका अभी पूरी तरह से छठी नहीं है। और जिस आशंका से आपने देखा होगा मार्च के महीने में ही जब सिलिकॉन वैली बैंक की खबर आई 73 तक ब्रेंट आ गया था, बहुत दाम गिर गए थे। अब वही ब्रेंट अभी 86 पर है। तो अगर ये आशंका थोड़ी और बढ़ती है तब आपको लगता है कि ये कटौती काफी नहीं होगी कीमतों को रोकने के लिए? नहीं, एक और जो चिंता की बात ये इस खबर से जो लगती है कि जो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि ये जो यूक्रेन वॉर जो है, इसका जो कोशिश हो रही है कि भाई इसके अंदर कुछ समझौते वाली बात हो, कुछ नेटो जो है अपने वो रवैये को कुछ गर्म करें, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, पर अभी जैसे सऊदी और ये रशिया की आपस में वैसे समझौता हुआ है, ये कोई बहुत अच्छा अंदेशा नहीं है। तो बहुत जल्दी इसका मतलब उसका भी यूक्रेन वॉर का कोई सॉल्यूशन आने का भी वो पॉजिटिव नहीं लग रही है पोजीशन। और उसके रहते जो मंदी वाले जो सेंटिमेंट्स है वो वही रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा कोई सेंटिमेंट वाली चीज है, ऐसी कोई पॉजिटिविटी वाली चीज नजर आती है कि कुछ दाम नीचे गिरेंगे। क्रूड के दाम में इस वक्त के जो हालात है तेजी तो बनी हुई है। और वी नो एनर्जी इज द प्राइम मूवर फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये है कि कितनी खपत कम हो पाएगी, कितना देश जो है कम कर पाएंगे, ये भी देखने की बात है। पर ये है कि काफी ये सरप्राइजिंग न्यूज है। क्यों ऐसा फैसला हुआ, इस चीज का एनालिसिस आएगा सामने, शायद उसके बाद कुछ समझ में आए। तो आज की तारीख में तो कुछ बोलना मुश्किल है कि ये इसमें कुछ मंदी आएगी। तो आप कह रहे हैं कि मंदी वाली कोई आशंका है नहीं। अब मेरा अगला सवाल बीरेन जी आपसे ये होगा, संक्षेप में जवाब चाहूंगा सर, कि अमेरिका इस फैसले से खुश नहीं है। यूएस लगातार सऊदी अरब के ऊपर ये दबाव बना रहा था पहले भी कि उत्पादन बढ़ाया जाए, कट नहीं किया जाए ताकि ऑयल का मार्केट बैलेंस रहे, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूं, अगर यूएस नहीं चाहता है कि दाम ऊपर जाएं, तो क्या यूएस की मर्जी के बगैर दाम इतने ऊपर जा सकते हैं जो 100 तक की बात हम कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का अपना उत्पादन आप देख लीजिए, जनवरी के महीने में 2020 मार्च 2020 के बाद मतलब 3 साल में सबसे ज्यादा हुआ है और ये 12.46 मिलियन बैरल का उत्पादन है। क्या अमेरिका एक बड़ा फैक्टर नहीं होगा कीमतों को रोक कर रखने में? नॉर्मली ऐसा कन्वेंशनल लॉजिक है कि प्रेसिडेंशियल साइकिल मींस जब चुनाव होता है अमेरिका में, जैसे 2024 में प्रेसिडेंशियल चुनाव है, तो उसके पहले बाजार क्रूड नीचे रहता है, एटलीस्ट बड़ी तेजी नहीं होती है। काफी बार ऐसा देखा गया है। तो मुझे एक तो ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि ओपेक ने ऐसा शॉकिंग डिसीजन जो यूएस के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव है। दूसरी बात यह है कि रिसेंटली सऊदी और ईरान के बीच जो डिप्लोमेटिक समझौता हुआ वो भी थोड़ी सरप्राइजिंग है। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि यूएस का जो डोमिनेंस है कम से कम MENA रीजन यानी मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में डिक्लाइनिंग तौर पे दिख रहा है। तो अब जरा आप धर्मेश जी बताइए कि आप तो चूंकि यूएई में रहते हैं और ऑयल का बड़ा मार्केट है, वहां पर क्या चर्चा हो रही है? क्या $100 तक जाने की बात हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि इसकी संभावना बन रही है? नहीं, डेफिनेटली जो यूफोरिया है काफी तेजी का यूफोरिया है। ये कंट्री के लिए एक अच्छी ब्लड लाइन भी आप कह सकते हो और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हाई हो सकती है। बट अगेन आप जिस तरह कह रहे थे यूएस मैं वो चर्चा पे कहना चाहता हूँ कि यूएस के लिए भी काफी अच्छा सौदा होगा, क्योंकि अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो उनकी भी इनकम काफी अच्छी होती है। बट अगेन जो इलेक्शन न्यूज था और वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कर्व करे, यूएस डेफिनेटली चाहता है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन संभल जाए और कच्चे तेल काफी बड़ा योगदान है इन्फ्लेशन बढ़ाने में। तो ये फिर से अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्राइस को स्टैग्नेंट करेंगे।
जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि प्राइस ये लेवल पे ज्यादा दिन सस्टेन नहीं होगी, मार्केट में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि 10 से 15% की रैली काफी बड़ी होती है कच्चे तेल के लिए। $75 से लेके मार्केट मुझे लगता है $77 पे आके एक बार संभलना चाहिए WTI। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6000 अच्छा लेवल है, फिर से वहां पे अगर आता है डिप तो फिर से वहां पे बाइंग करनी चाहिए। जून जुलाई काफी अच्छा सीजन होगा और ठंडी का माहौल आने वाले समय में, बट करंट सीजन में काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है, ओवरबॉट पोजीशन पे प्राइस टिका हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन अब यही पूछता हूं कि $100 तक जाने की संभावना आपको कितनी दिख रही है? मुझे काफी कम लग रही है कि प्राइस $100 पे आके टिकेगी, ये लेवल पे आके। देखिए, नो डाउट जो रिसेशन का लास्ट वीक तक हमको जो कंसर्न लग रहा था वो एक थोड़ा सा अभी भी है मार्केट में, बट जो स्टेप लिया गया है मुझे लगता है कि ये Q3 में $100 ब्रेंट आराम से टच कर सकता है। Q3 में आप कह रहे हैं कि $100 का लेवल ब्रेंट टच कर सकता है। अनुज जी, आप भी सहमत हैं? आपको भी लगता है? देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपको ये जून जुलाई तक हो सकता है कि 95 से लेकर $100 का लेवल दिखाई दे, क्योंकि आगे विंटर सीजन की डिमांड भी रहेगी, तो उससे पहले मुझे लग रहा है कि $100 ये टेस्ट कर लेगा। आप भी कह रहे हैं, केडिया जी भी कह रहे हैं, शर्मा जी तो कह ही रहे हैं, ऑयल मार्केट को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। अब आखिरी सवाल आर एस शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये तो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि तेल के दाम ऊपर रहेंगे, हमारे यहाँ मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, और हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अब दाम जिस तरह से कम हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। क्या उम्मीदों पर, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया सर, या कुछ उम्मीद रखें अभी? बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है। मैंने बताया कि हमारा 85-86% तक जो है कंजम्पशन वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, और अभी पिछले साल जो है ये यूक्रेन वॉर पे रहते हमारा जो इंडियन बास्केट जो है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्ट रशिया से हो रहा है, और क्योंकि सस्ता हमको मिल पा रहा था, अभी तक मिल पा रहा है, तो उसमें बाकी जो है नॉन रशियन जो भी क्रूड जो इम्पोर्ट होगा, ओपेक प्लस कंट्री बाकी वो उससे इम्पोर्ट होगा, सबके अगर दाम बढ़े होंगे तो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हमारे जो प्रोडक्ट प्राइसेस जो है, रिफाइनरी कंपनीज की अंडर रिकवरीज बढ़ेंगी, और कैसे सरकार उसको पूरा करेगी। पिछले कब से ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया है, प्रोडक्ट प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं हो पाया है, कब तक वो एब्जॉर्ब करेंगे? तो इनस्टेबिलिटी बिल्कुल आएगी, प्राइसेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कितना सरकार उसको मैनेज कर पाएगी? अभी इलेक्शन में अभी 1 साल दूर है, ये भी कुछ अंदेशा है कि शायद इलेक्शन और भी जल्दी हो जाए, पर ये सब जो खबर है ये तो स्टेबिलिटी की तरफ तो इंडिकेट नहीं करते, तो उसके हिसाब से तो चिंता की बात है। ओके, बहुत शुक्रिया आर एस शर्मा जी आपका, बीरेन वकील जी आपका, अनुज गुप्ता जी आपका, अजय केडिया जी आपका, धर्मेश भाटिया जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और डिटेल में एनर्जी मार्केट के ऊपर बात करने के लिए कि ओपेक के डिसीजन के बाद कच्चे तेल का प्राइस अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।